हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 29 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स आज चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। और एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि YouTube ने लर्निंग बुक के 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की वजह से एक कम्युनिटी टैब होता है YouTube का, उसे लर्निंग बुक के लिए ओपन कर दिया है। तो अब क्या होगा कि कम्युनिटी टैब के थ्रू मैं आपसे करंट अफेयर के क्वेश्चन को पुटअप करूंगा YouTube पे ही। ये मॉर्निंग 7 AM टू 7 PM के बीच में मैं आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पुटअप करूंगा करंट अफेयर के। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन शाम के होंगे, यानी कि डेली शाम को वीडियो अपलोड होता है करंट अफेयर का, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगले सुबह 7 से शाम 7 तक आपसे पूछा जाएगा। तो आप सभी पूरे वीडियोस को देखें और उन क्वेश्चन का आंसर करें। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप आगे आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छा कर सकोगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने वैग 12 नाम से भारत लोकोमोटिव में निर्मित प्रथम 12,000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन का परिचालन किया है। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने इसका निर्माण किया है। 12,000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन का निर्माण किया है मेधापुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड ने। ये बिहार में स्थित है। 12,000 हॉर्स पावर विद्युत इंजन भारत का अब तक का सबसे हाई पावर इंजन होगा। ये जो इंजन है, ये इससे पहले जो भारत में हाई पावर इंजन था, ये अप्रॉक्स 10,000 हॉर्स पावर का था, यानी 2,000 हॉर्स पावर और भी ज़्यादा बढ़ गया है इस मैग 12 में। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हाई पावर इंजन की बात हो रही है, ना कि हाई स्पीड ट्रेन की बात हो रही है। इसका इंजन का पावर 12,000 हॉर्स पावर होगा। ये इंजन 6,000 टन तक का भार 120 किलोमीटर की स्पीड से लेकर चल सकता है और इसका निर्माण किया गया है मेधापुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। अभी पिछले साल तक 17 थे। पिछले साल एक नया रेलवे जोन बना, सदर्न कोस्ट रेलवे जोन, दक्षिण तट रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। रेलवे बोर्ड के भारत के रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं और हमारे रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। तो 12,000 हॉर्स पावर के इंजन के आ जाने से अब भारत उन 6 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इतनी हाई पावर इंजन क्षमता वाली ट्रेनें हैं। इसका उपयोग फ्राइट ट्रेनों में किया जा सकता है, यानी मालगाड़ी में किया जा सकता है। साथ ही साथ हम इसको पैसेंजर गाड़ियों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसेंजर गाड़ी में वो नहीं कि जो गाड़ियाँ धीरे चलती हैं, वो गाड़ियाँ जो पैसेंजर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इसकी भार सहने की क्षमता 6,000 टन है और ये 6,000 टन के साथ 120 किलोमीटर की स्पीड से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए क्वायर जियो टेक्सटाइल को मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये उसका तीसरा फेज होगा। इसके अंतर्गत जो ये तीसरा फेज है, तो जब सड़कें रोड बनती हैं तो इसमें क्वायर यानी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। उसी के लिए क्वायर जियो टेक्सटाइल के जूट को इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। क्वायर जियो टेक्सटाइल एक कंपनी है जो कि जूट का निर्माण करती है। जूट आप ऐसे समझ सकते हो कि जो नारियल के ऊपर लगा होता है, रस्सी जिसकी बनती है, उसे जूट बोलते हैं। तो कई सारी उसका इस्तेमाल रोड बनाने में भी करते हैं। तो क्वायर जियो टेक्सटाइल को इस सड़क निर्माण में इस्तेमाल करने, मतलब कि जो क्वायर जियो टेक्सटाइल कंपनी है उसके जूट को इस सड़क के निर्माण में इस्तेमाल करने की मंजूरी दी गई है। जो गांव में सड़क बनती हैं उसमें इन जूट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि सड़क मजबूत और टिकाऊ बन सके।
और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये तीसरा फेज है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसंबर 2000 में शुरुआत हुई थी। इस तीसरे फेज में 1674 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन होना तय हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना के गांवों में होगी। हमारे रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जुलाई 2020 तक 3 महीने के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। देखिए, ईपीएफओ ने यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी सेम दर से ही इसको अपने जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी थे उनके लिए घटाया था, लेकिन अब श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी भविष्य निधि योगदान को 12% से घटा के 10% कर दिया है। इससे क्या होगा कि लोग जो कमाते हैं उसका 2% अधिक अपने साथ ले जा सकेंगे। अब देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय में क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ईपीएफओ में अपने फंड को जमा करता है और रिटायर होने पे उससे एक मुफ्त फंड मिलता है, उसी के थ्रू उससे जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट पाती है, गवर्नमेंट भी उसमें अपने एम्प्लॉय के लिए कुछ पैसे को जमा करती है, तो 12% उसकी सैलरी से कट के ईपीएफओ में हर मंथ जमा होता है। लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से देश में एक आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, तो इस आर्थिक मंदी के दौर से गुजरने के लिए सरकार की ये कोशिश है कि इससे हम जल्द से जल्द उभर सकें। तो इसी कोशिश के लिए उसने 12% से घटा के 10% कर दिया है। अब इससे कैसे उभर सकते हैं? देखिए, जब 12% था तो ज़्यादा पैसे ईपीएफओ या फिर भविष्य निधि में श्रम रोजगार मंत्रालय के भविष्य निधि में 2% अधिक पैसे जाते थे, यानी कि किसी को अगर 100 रुपीज़ मिलते थे तो 12 रुपये जमा हो जाता था, जो कि रिटायरमेंट के बाद मिलता था। अब क्या होगा? अब सिर्फ 10 रुपये जमा होगा, यानी 2 रुपये हर व्यक्ति अपने पॉकेट में ज़्यादा रख सकेगा। और जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे उसके पॉकेट में होंगे तो वो मार्केट में ज़्यादा पैसे खर्च करेगा, जिससे कि अगर ज़्यादा पैसे मार्केट में खर्च करेगा तो जो आर्थिक मंदी का दौर है उससे उभरने में मदद मिलेगी। इसी के मद्देनज़र 12% से घटा के भविष्य निधि योगदान को 10% कर दिया गया है। साथ ही साथ ईपीएफओ को भी 12% से घटा के 10% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में प्रशासन ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल 2020 के जम्मू और कश्मीर ग्रांट नियमों का एक नया सेट जारी किया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर हमारे देश का यूनियन टेरिटरी बन गया। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया, वो भी हमारे देश का यूनियन टेरिटरी बन गया। अब क्या हुआ, 35A हटने के बाद वहाँ पहले क्या था कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति ज़मीन को नहीं खरीद सकता था, लेकिन 35A और धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अभी ज़मीन को खरीद सकता है, पूरे इंडिया का कोई भी व्यक्ति हो। तो इसी के मद्देनज़र वहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल था उसे परिवर्तित किया गया, क्योंकि अब तो वहाँ पे कोई भी ज़मीन खरीद सकता है, तो डोमिसाइल रूल में परिवर्तन की ज़रूरत महसूस हुई। निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स मीन्स कि निवास प्रमाण पत्र के नियमों में परिवर्तन किया गया, क्योंकि 35A हटने के बाद अभी वहाँ पे कोई ज़मीन को खरीद सकता है और वहाँ पे रह सकता है और वहाँ का निवासी भी बन सकता है। तो उसी के मद्देनज़र डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल 2020 में नियमों में परिवर्तन किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, गर्मी में इसकी राजधानी हो जाती है श्रीनगर और ठंडक में होती है जम्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल स्थान पर वापस लाने के लिए किस जिले में तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तत्पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है झारखंड की राजधानी रांची में। इसके अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 1950। सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रमिक एक्सप्रेस को चलाया। कोविड-19 की वजह से देश में लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से कई सारे मजदूर, प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए। उन्हें अपने गृह राज्य में पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने श्रमिक एक्सप्रेस को चलाया। श्रमिक एक्सप्रेस के जरिए उन्हें उनके गृह राज्य में पहुंचाया गया। अब रांची में जो मजदूर पहुंचेगा उसे झारखंड के अपने गृह जनपद में पहुंचाने के लिए रांची
की जो वहाँ के रांची के जो आपके ज़िले के वो अधिकारी हैं, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया 1950। इसको तत्पर कार्यक्रम नाम दिया गया और इसके जरिए रांची के विभिन्न भागों में लोगों को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि श्रमिक एक्सप्रेस रांची में ले जाके मजदूरों को उतारेगी। अब रांची के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए रांची के जिला प्रशासन ने तत्पर नाम से कार्यक्रम चलाया, जिसकी हेल्पलाइन नंबर 1950 है। इससे जो रांची में मजदूर उतरेंगे उन्हें उनके गृह जनपद पहुंचाया जाएगा। उनके लिए बसों की व्यवस्था की जाएगी। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें बसों के जरिए उनके गृह जनपद पहुंचाया जाएगा ताकि उन्हें पैदल ना चलना पड़े। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। यहाँ की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं और झारखंड की राजधानी रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मी अन्नपूर्णा किस राज्य के किसान कल्याण के लिए शुरू की गई पहल है? मी अन्नपूर्णा महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई किसान कल्याण के लिए एक पहल है। मी अन्नपूर्णा के अंतर्गत महाराष्ट्र के किसानों को वहाँ की सरकार 3 साल तक उनके फसलों का इंश्योरेंस करेगी, जिससे यदि उनके फसलों का कोई नुकसान होता है तो उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चुकाया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने ही कोविड-19 के खिलाफ जंग में अपने पूरे नागरिकों का, महाराष्ट्र के पूरे नागरिक जितने भी नागरिक हैं सबका इंश्योरेंस किया था, फ्री इंश्योरेंस। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य भी है जिसने अपने वहाँ के सभी नागरिकों का कोविड-19 के लिए लड़ाई में फ्री इंश्योरेंस किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए जिसने लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू किया है। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको हरा दीजिए। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने। भारत का जो जम्मू कश्मीर का है उसने ही सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस शुरू की है। जम्मू कश्मीर में सूचना और जनसंपर्क विभाग भारत सरकार ने दूरदर्शन की मदद से लॉकडाउन के दौरान मनोवैज्ञानिक प्रभाव के बारे में जागरूकता फैलाने और जम्मू कश्मीर के लोगों के मानसिक तनाव को दूर करने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस पहल की शुरुआत की है। और जम्मू कश्मीर में एक और पहल शुरू की गई है, समागम शिक्षा कार्यक्रम। ये ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम है जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए जो क्लास 1 to 12 तक पढ़ रहे हैं। समागम शिक्षा कार्यक्रम, इसमें ऑनलाइन शिक्षा उन्हें प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पहल का नाम बताइए जो एक वेबसाइट द्वारा सभी स्कूल जाने वाले बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मनोदर्पण पहल शुरू की गई है बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए। इसके अंतर्गत बच्चे, अभिभावक और शिक्षक तीनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के बीच एक चैट के माध्यम से चैट कर सकते हैं, तथा अगर इनको कोई तनाव महसूस होता है तो इसके लिए इनको टोल फ्री नंबर प्रदान किया गया है जिसके माध्यम से ये तनाव मुक्त हो सकते हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है माता पिता, शिक्षकों और स्कूल के बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाए। कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन में फंसे होने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा सके हैं और तनाव महसूस कर रहे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई लगातार छूट रही है। इसी तनाव से उन्हें मुक्ति मिले, इसीलिए मनोदर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत खाता ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू करने के लिए भारत ने पहले बैंक का नाम बताइए। केवाईसी क्या होती है? केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। समय समय पर सभी बैंक क्या करती हैं, एक फॉर्म भरवाती हैं, केवाईसी करती हैं और उस फॉर्म को जो एड्रेस आप उस पर भरते हैं उस पर पोस्ट करके ये पता करते हैं कि आपने जो डिटेल फॉर्म में फिलअप किया है ये सही है या गलत है। इससे जो फ्रॉड ग्राहक होते हैं उनसे बैंक बचते हैं। होता क्या है कि आपने अभी अपना केवाईसी करा, मतलब कि अकाउंट खुलवाया बैंक में, अकाउंट खुलवाने के दौरान आप कहीं पे और थे, फिर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, आप वहाँ से छोड़ देते हैं, तो
और फिर उस बैंक के खाते का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी से बचने के लिए बैंक समय समय पर केवाईसी करवाती है और आपके जो एड्रेस होता है उसका वेरिफिकेशन करती रहती है। उसी के मद्देनज़र अभी लॉकडाउन के दौरान लोग जा नहीं सक रहे हैं, तो इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक भारत का पहला बैंक है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी की सुविधा दे रहा है अपने ग्राहकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ई कॉमर्स कंपनी का नाम बताइए जिसने डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी के लिए बजाज एलायंस नेशनल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है। अब फ्लिपकार्ट बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी को भी बेचे करेगा आगे आने वाले समय में। बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस ने फ्लिपकार्ट से एक समझौता किया है जिसके तहत अब फ्लिपकार्ट इनके इंश्योरेंस को भी बेचने का कार्य करेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और बजाज एलायंस ये एक मोटर बीमा, गाड़ियों की बीमा करने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के डीजीडीई का फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट बोर्ड ने देश भर में ई शासन और बेहतर नागरिक सुविधाओं की शुरुआत करने के लिए ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देश भर में नागरिक सेवाओं की बेहतर नागरिक सेवाओं की शुरुआत करने और ई शासन के लिए रक्षा मंत्रालय ने ई जीओवी फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ है, और अभी हाल ही में नागरिकों के लिए टूर ऑन ड्यूटी के तहत 3 साल के लिए सेवा देने का एक नई पहल शुरू की है रक्षा मंत्रालय द्वारा। हमारे जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। ये नया पद का सृजन हुआ है जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये तीनों जो हमारी आर्मी है, जो हमारी जल सेना है, जो हमारी वायुसेना है, उन तीनों के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2022 तक नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। नाबार्ड के नए अध्यक्ष गोविंदा रजूलू चिंटाला हैं। इससे पहले नाबार्ड के जो अध्यक्ष थे वो हर्ष कुमार भानवाल थे। अब उनका स्थान ले रहे हैं नाबार्ड के अध्यक्ष का गोविंदा रजूल चिंटाला। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई है। नाबार्ड रूरल बैंक यानी कि ग्रामीण बैंक और जिला सहकारी बैंक के गवर्निंग बैंक का कार्य करता है। जैसे नेशनलाइज बैंक के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक उसी तरीके से जिला सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों के लिए नाबार्ड है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके नए अध्यक्ष, नए चेयरमैन गोविंद रजूलू चिंटाला हैं। इन्होंने हर्ष कुमार भानवाल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकेत्सी मेजो को लेसोथो के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। लेसोथो की राजधानी क्या है? देखिए, मोकेत्सी मेजो ये एक व्यक्ति हैं। इनको लेसेथो एक देश है, उसके लेसेथो देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली मोकेत्सी मेजो ने। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेथेसो की राजधानी क्या है? लेथेसो की राजधानी मासेरू है। मासेरू राजधानी किसकी है? लेथेसो की। लेथेसो की मुद्रा लेथेसो लोती है। लेथेसो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और जो मोकेत्सी मेजो हैं, इन्होंने थॉमस थेनवेने का स्थान लिया है। इससे पहले यानी कि मोकेत्सो मेजो से पहले लेथेसो के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था थॉमस थेनवेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया जिन्हें नाडा ने अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया है, किस खेल से जुड़े हैं? सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया ये दोनों ही पावर लिफ्टिंग खेल से जुड़े हैं। नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के आरोप में। इनका आरोप सिद्ध हुआ कि इन्होंने प्रतिबंधित दवा का सेवन करके खेल खेला था, इसी वजह से इन्हें निलंबित कर दिया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट। जो भी देश का स्पोर्ट मिनिस्टर यानी कि खेल मंत्री होता है, वही नाडा का
चेयरमैन भी होता है। और हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। नाडा का कार्य क्या है कि खेल को साफ सुथरी भावना के साथ खेला जाए और किसी भी प्रतिबंधित दवा का सेवन करके खिलाड़ी खेल को ना खेल सकें। कई बार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए प्रतिबंधित दवा का सेवन करते हैं, उसी की देखरेख करने के लिए, जिससे एक साफ सुथरा खेल भावना से खेल को खेला जा सके। उसी लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है जो कि अपना कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम क्या है? वर्ष 2020 के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस का थीम था मधुमक्खियों को बचाओ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा कि वर्ष 2020 के लिए मधुमक्खी दिवस का जो थीम था वो था मधुमक्खियों को बचाओ। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोलते हैं। और आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए की एक पैकेज दिया था देश को। कोविड-19 से जो आर्थिक अर्थव्यवस्था मंद पड़ गई है उससे उबरने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने। उस घोषणा में 500 करोड़ रुपए की घोषणा है मधुमक्खी पालन के लिए और 20,000 करोड़ रुपए उसमें से दिए गए हैं फिशरीज यानी कि मछली पालन के लिए। तो मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 20 लाख करोड़ रुपए के में से 500 करोड़ दिया गया है मधुमक्खी पालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए दिशा निर्देश के अनुसार एनआईसी द्वारा आरोग्य सेतु ऐप से एकत्र किए गए डेटा को अधिकतम कितने दिनों तक बनाकर रखा जा सकता है? आरोग्य सेतु ऐप पर किसी भी व्यक्ति के डेटा को 180 दिनों तक बनाकर रखा जा सकता है। इसको समझते हैं। देखिए, आरोग्य सेतु ऐप पर जो भी इन्फेक्टेड व्यक्ति है कोविड-19 से या फिर जिसको इन्फेक्शन का खतरा है उसके डेटा को आरोग्य सेतु पर दर्ज कर दिया जाता है। और इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति ना तो संक्रमित है ना ही उसको संक्रमण का खतरा है, यदि ऐसे सामान्य व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो उनको अलर्ट कर देता है आरोग्य सेतु ऐप कि अब आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले हो। तो इससे व्यक्ति जो सुरक्षित व्यक्ति है वो अलर्ट हो जाएगा और उसके संपर्क में नहीं आता है। तो सरकार यही बोल रही है कि जिस व्यक्ति का डेटा आरोग्य सेतु ऐप पर दर्ज हो चुका है यानी कि वो इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसका डेटा उस पर 180 दिनों तक दर्ज रहेगा, यानी आगे आने वाले 6 महीनों तक दर्ज रहेगा। इससे क्या होगा, अगर आपको 6 महीने लगातार कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं हुआ, एक बार हो चुका है तो सरकार ने आपके डेटा को दर्ज कर दिया, आप सही हो गए हो, ठीक है, अच्छी बात है, आप सही हो गए हो। लेकिन आगे आने वाले 6 महीने तक आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन जब नहीं होगा तो सरकार आपके डेटा को आरोग्य सेतु ऐप से खुद ब खुद हटा देगी। और आप क्योंकि कोविड-19 में ज़्यादा लोग सही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार एक सतर्कता के तौर पे जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका है उनके डेटा को आरोग्य सेतु पर 6 महीने रखने का फैसला लिया है, 180 दिन। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य समाज में फैली महिलाओं में जो मासिक धर्म आता है उससे संबंधित गलत अवधारणाओं को दूर करना तथा महिलाओं और किशोरियों को महामारी प्रबंधन संबंधी उचित जानकारी प्रदान करना है। मई महीने में ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि मई महीना पूरे साल का 5वां महीना होता है और सामान्यतः हर 28 दिन के बाद महिलाओं और किशोरियों में 5 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल से संबंधित जो भी गलत अवधारणाएं हैं उनको दूर करना, महिलाओं और किशोरियों को महामारी प्रबंधन संबंधी उचित जानकारी प्रदान करना विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का उद्देश्य है। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में। Keep studying on Learning Book. Thank you for watching this.